गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसमें अपन देख रहे थे कि यूनिट नंबर 2 चल रही थी, सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे। और इसमें जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और उस टॉपिक में से रिलेटेड जो भी आंसर होते हैं वो आंसर जब भी आप छोटे थे तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता था कि रॉकेट कैसे उड़ाया जाता है। तो रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, रॉकेट कैसे उड़ाया जाता है, उसमें क्या कंसेप्ट रहता है, ये सारी चीज़ें आपने देखी थी या पढ़ी तो नहीं होगी, बट दिमाग में क्वेश्चन सभी के जरूर आया होगा कि रॉकेट से रिलेटेड आपकी स्टडी क्या कहती है। तो आपने छोटे थे तो आकाश में देखा होगा कि रॉकेट जा रहा है तो रॉकेट कैसे उड़ता होगा, कैसे वर्कआउट करता होगा, क्या प्रोसेस होता होगा, उस सारे की बात अपन करने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बड़ा ही डिस्कशन और इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा और अच्छा से आपको समझ में भी आएगा। तो बात करेंगे आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपने पास परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय की गति, या फिर मैं बोल सकता हूँ रॉकेट की गति, कि कैसे किस प्रकार से रॉकेट की गति होती है और परिवर्तनशील द्रव्यमान क्या होता है। तो अपना टॉपिक रहेगा परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय की गति, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रॉपर किसकी, रॉकेट की गति। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑफ वेरिंग मास एंड स्पीड ऑफ रॉकेट। तो यहाँ पे जो अपना टॉपिक है वो आज पूरा का पूरा रॉकेट से रिलेटेड है। अब इसका प्रोसेस रहता है वो कैसे रहता है, तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि ये जो परिवर्तनशील द्रव्यमान है क्या है अपने पास, ये परिवर्तनशील द्रव्यमान है कि जो भी मास होता है वो क्या होता है, वेरी करता है। तो वो कैसे वेरी करता है, तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि मास समय के साथ कैसे वेरी करता है रॉकेट के अंदर, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो सभी की बात करते हैं तो आपके सामने एक डायग्राम भी दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कि परिवर्तनशील द्रव्यमान, तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि परिवर्तनशील द्रव्यमान क्या होता है। इसके बाद जब भी द्रव्यमान परिवर्तित होता है तो निकाय में रॉकेट की गति कैसे होती है, तो अपन डिस्कस करेंगे कि परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय की गति में रॉकेट की गति को पढ़ेंगे, रॉकेट की स्पीड को पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जब भी रॉकेट निकाय ऊपर की ओर गति करता है, मुझे पता है कि एक रॉकेट का बेसिक सा कंसेप्ट होता है। वो बेसिक सा कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि ये वाला कोई रॉकेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है अपने पास, ये वाला कोई रॉकेट बना हुआ है। इस रॉकेट में देखो जो पीछे जो येलो और रेड कलर में दिख रहा है आपको, पहले क्या था, इस जो भी अपना रॉकेट था उसमें फ्यूल भरा हुआ था। क्या था अपने पास, फ्यूल भरा हुआ था। तो मैं लिख सकता हूँ कि रॉकेट ऊपर की ओर कब जाएगा, रॉकेट को वेलोसिटी कब मिलेगी, जब यहाँ से फ्यूल निकलना क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो आपने भी आकाश में देखा होगा कि जब भी कोई रॉकेट मूव करता है तो उसके पीछे धुएं के टाइप में आपने देखा होगा, फॉग के टाइप में क्या निकलता है, फ्यूल निकलता है। तो जैसे जैसे वो फ्यूल निकलेगा, जितना फ्यूल निकलेगा, जितनी स्पीड से निकलेगा, उतनी ही वेलोसिटी क्या मिलेगी, रॉकेट को मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो रॉकेट है, ये रॉकेट कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। जब भी ये रॉकेट ऊपर की ओर मूव करता है तो इसके नीचे क्या निकलता है, इसका फ्यूल निकलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या इसका मास चेंज हुआ, क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसका मास चेंज हुआ क्या। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मास हुआ चेंज या नहीं हुआ, वो डिस्कस करेंगे। तो देखो जब भी कोई रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है, अब वो रॉकेट भी हो सकता है, कोई यान भी हो सकता है, कोई सिस्टम भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, बट अपन को जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय की गति, यानी जो उसका मास है वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। वैसे तो आपने देखा है कि कभी भी कोई पार्टिकल टक्कर करते हैं, कोई पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो कभी भी मास चेंज होता है क्या, नहीं होता। आपने पहले टक्कर कराई, टक्कर से रिलेटेड जितने भी केसेस थे वो देखे, टक्कर से रिलेटेड जितनी भी स्टडी थी वो देखी, उसमें कभी भी किसी भी पार्टिकल का मास चेंज नहीं हुआ। कितनी भी हैवी टक्कर हो जाती है तो भी उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। बट यहाँ पे अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि अपने पास जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, अपने पास परिवर्तित होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी रॉकेट ऊपर की ओर गति करेगा तो निकाय के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। निकाय के द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो निकाय की इस गति को परिवर्तनशील द्रव्यमान निकाय की गति कहते हैं। निकाय की इस गति को क्या कहते हैं, परिवर्तनशील द्रव्यमान निकाय की गति या रॉकेट की गति कहलाती है। इफ द रॉकेट बॉडी मूव अपवर्ड डायरेक्शन, जब भी रॉकेट, मुझे पता है कि रॉकेट जो भी जाएगा वो ओनली फॉर ऊपर की ओर गति करेगा, ना कि नीचे की ओर। तो रॉकेट कहाँ गति करता है, ओनली फॉर ऊपर की ओर गति करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में गति करेगा। और जब भी वो अपवर्ड डायरेक्शन में गति करेगा तो मास ऑफ दिस सिस्टम चेंज, सिस्टम का मास क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो जब भी रॉकेट ऊपर जाएगा तो उसका मास क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। दिस मोशन ऑफ द
सिस्टम इज कॉल्ड मोशन ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, यानी उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, मोशन ऑफ ए वेरिएबल मास सिस्टम बोला जाता है। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब भी अपने पास रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है तो इसका मास चेंज होता है। कितना मास चेंज होता है वो भी डिस्कस करेंगे कि कितना मास वेरी करेगा, कितनी वेलोसिटी वेरी करेगी, वो सारा ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को ध्यान रखना है कि ये परिवर्तनशील द्रव्यमान क्या होता है या वेरिंग मास क्या होता है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी निकाय का यदि द्रव्यमान समय के सापेक्ष क्या होता है, परिवर्तित होता है, यानी कुछ टाइम पहले का द्रव्यमान अलग था, कुछ टाइम बाद का द्रव्यमान क्या है, अलग है। और यदि यह द्रव्यमान अलग अलग होता है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यदि कोई द्रव्यमान अलग अलग है तो द्रव्यमान अलग होने का मतलब है कि उसमें यहाँ पे क्या होगा, उसका द्रव्यमान चेंज हो रहा है, यानी कुछ टाइम पहले अलग था, कुछ टाइम बाद अलग हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान में कैसे चेंज आता है वो अपन को देखना है। तो देखो सबसे पहले अपने को ये एक सिंपल रॉकेट दिख रहा है जिसमें इसमें लिख रखा है फोर्स ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर जा रहा है और इसके नीचे से जो फ्यूल है वो ऐसे निकल रहा है। क्या है, जो इसका फ्यूल है वो इस टाइप से निकल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पहले अपन इसका एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा। उस डायग्राम के बेस पे मैं, क्योंकि आपको यदि ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या अपने पास जो टॉपिक रहेगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। तो इस टॉपिक में जो भी आपको नोट्स के अंदर या एग्जाम के अंदर जो डायग्राम बनाना है वो बनाना है, क्योंकि आप एग्जाम में एज इट इज ऐसा डायग्राम तो नहीं बना सकते। तो अपन ने पास जो भी अपने पास CBH बुक फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंग अपन इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो देखो अपन बनाते हैं एक डायग्राम रॉकेट का कि वो रॉकेट का डायग्राम कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि ये इसका कोई चैम्बर है, रॉकेट का क्या है अपने पास, ये वाला कोई चैम्बर है। फिर मैं ले सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास कोई रॉकेट को लेने के लिए ये मैंने बना दिया कोई रॉकेट, ठीक है, क्या बना दिया, कोई रॉकेट बना दिया। अब इस रॉकेट में क्या अपने पास पूरा का पूरा फ्यूल भर रखा है, क्या भर रखा है अपने पास, इस रॉकेट में पूरा का पूरा फ्यूल भर रखा है। अब मैं कह सकता हूँ कि इस रॉकेट का पूरा फ्यूल भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था, फ्यूल भरा हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ कि इस रॉकेट का जब भी फ्यूल भरा हुआ था तो इसका रॉकेट का जो भी मास था वो कितना था, इसका मास कितना था, टोटल द्रव्यमान कितना था, m था, यानी उठने से पूर्व इसका जो टोटल मास था वो कितना था अपने पास, m। मास कितना था अपने पास, m था, यानी कैपिटल M। क्लियर। अब मैं कहता हूँ कि जब भी ये फ्यूल भरा हुआ था, अब रॉकेट को बल कब मिलेगा, रॉकेट ऊपर की ओर कब जाएगा, जब इसमें से कुछ फ्यूल बाहर निकलना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से अपने पास क्या होगा, रॉकेट का फ्यूल बाहर निकलना स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा, यहाँ से। तो यहाँ पे मैं एक चैम्बर बना लेता हूँ जहाँ से ये फ्यूल क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि ये वाला जो फ्यूल है वो यहाँ से इस टाइप से बाहर निकलेगा। क्या होगा, ये वाला फ्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। क्लियर। यदि ये फ्यूल यहाँ से बाहर निकलता है तो मैं कह सकता हूँ कि इसके मास में, वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या आएगा, चेंज आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी ये रॉकेट था ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर गति करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जब भी ये रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है तो इसमें इसका जो मास है वो कैसे चेंज होता है वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या मानना है कि स्टार्टिंग का जो मास था वो क्या था, m था। अब यदि मैं कहता हूँ कि t समय बाद या कुछ आफ्टर t टाइम इसका जो मास है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कम कैसे होगा, यदि मैंने बोला कि कुछ टाइम बाद ये रॉकेट यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ यानी ऊपर जाता है, और ऊपर रॉकेट को फोर्स कब मिलेगा, जब अपने पास यहाँ से नीचे से अपने पास क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया, रिएक्शन एंटी रिएक्शन का न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो यहाँ पे वर्कआउट करेगा। कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्योंकि इसमें जब भी कुछ क्रिया होगी तब वो क्या देगा, प्रतिक्रिया देगा। जैसे अपने पास जो गन वाला एग्जांपल पढ़ा था अपन ने कि जब भी कोई बुलेट बाहर निकलती है तो गन पर एक पीछे की साइड में फोर्स वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट में यदि ये फ्यूल क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा,
ये रॉकेट है, रॉकेट के यहाँ से ये जो फ्यूल है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। यदि ये फ्यूल यहाँ से बाहर निकलता है, क्या होता है, यदि ये फ्यूल रॉकेट से बाहर निकलता है तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी रॉकेट से फ्यूल बाहर निकलेगा तो ये रॉकेट ऊपर की ओर गति करेगा, और जब भी रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ऊपर की ओर गति करेगा तो इसमें कुछ मास में क्या आ गई, कमी आ गई। तो कितनी कमी आ गई, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो मास में कमी आ गई वो कितनी आ गई अपने पास, डेल एम आ गई। यानी मैं लिख सकता हूँ कि टी समय पश्चात, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माना कि रॉकेट का द्रव्यमान m है, माना कि रॉकेट का द्रव्यमान m है, ठीक है। t समय पश्चात रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है, t समय पश्चात रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है, तो क्या होगा, यदि t समय पश्चात रॉकेट ऊपर की ओर गति करेगा तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें क्या होगा, कुछ द्रव्यमान में कुछ कमी होगी। क्या होगा, तो द्रव्यमान में क्या होगी अपने पास, कुछ कमी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि कितनी कमी होगी, तो द्रव्यमान में कुछ कमी होती है। कमी क्यों होगी, क्योंकि फ्यूल क्या होगा, पीछे से बाहर निकलेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अपने पास रॉकेट के द्रव्यमान में कमी होगी, और यह कमी कितनी माननी है अपन को, रॉकेट में जो मास में चेंजेज आएगा वो आएगा अपने पास डेल एम। तो मैं लिख सकता हूँ कि यह कमी कितनी होगी, द्रव्यमान में कमी, जो द्रव्यमान में कमी होगी वो कितनी होगी अपने पास, डेल एम होगी। कितनी होगी अपने पास, द्रव्यमान में कमी जो भी होगी वो कितनी होगी, डेल एम होगी। अब मुझे पता है कि टी समय बाद जब यहाँ से फ्यूल बाहर निकला, टी समय बाद जब यहाँ से फ्यूल बाहर निकला, रॉकेट का पहले टोटल मास कितना था, एम था, एम में से कुछ मास बाहर निकल गया तो अपने पास क्या रह गया, कुछ मास कम हो गया, कम मास हो गया, यानी कितना हो गया, तो वो कितना रहेगा, एम माइनस का डेल एम रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि रॉकेट का वेग जब भी यहाँ से फ्यूल बाहर निकलता है तो मुझे पता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है। क्या काम करता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है। और जब भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करेगा तो मैं कह सकता हूँ कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करने का मतलब है क्रिया प्रतिक्रिया नियम लगेगी। यहाँ से कुछ रिएक्शन होगी तो इसके ऑपोजिट इसको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। और जितनी रिएक्शन यानी जितना ज़्यादा फोर्स नीचे फ्यूल या जितना ज़्यादा फोर्स से फ्यूल बाहर निकलता है, जितनी वेलोसिटी फ्यूल के निकलने की ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स वेलोसिटी की टर्म में इसे मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जैसे जैसे फ्यूल बाहर निकलेगा ये रॉकेट ऊपर की ओर क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे रॉकेट का जो वेग है वो कितना है, पहले क्या था अपने पास v था, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो रॉकेट का वेग था वो v था, और v में क्या होती है, वेग में कुछ वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वेग में वृद्धि होगी, वो कितनी होगी अपने पास, डेल वी होगी। तो t समय बाद मास में जो कमी होगी वो तो डेल m होगा, और इसमें वेग में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, डेल v। क्योंकि यहाँ से जब भी पहले क्या था अपने पास, यदि वे v था तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v और डेल v हो गई। क्लियर। यदि जो मास था, मास में से क्या हुआ मेरे पास m था, m में से कुछ मास इसका क्या हो गया, कम हो गया, तो ये इसका क्या रह जाएगा, मास। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो गैस ईंधन या फ्यूल जो पीछे से बाहर निकला है उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मास में जो कमी आई है वो तो कितनी आई है अपने पास, डेल एम आई है। कितनी आई है अपने पास, डेल एम आई है। और जो ये फ्यूल है, फ्यूल जिस वेलोसिटी से बाहर निकला है वो वेलोसिटी क्या है अपने पास, यू है। वो वेलोसिटी कितनी है, यू। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ईंधन का वेग, क्या लिख सकता हूँ मैं, ईंधन का वेग या फ्यूल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, ईंधन का वेग है वो कितना है अपने पास, u है। जो u वेग से वो क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये वाली सारी जो टर्म है वो मैंने एज्यूम कर रखी है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अपने पास टोटल मास इसका कितना था, m था, और उसका वेग कितना था, v था। तो जब मैं इनिशियल कंडीशन लेता हूँ तो वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जब रॉकेट लॉन्च होना स्टार्ट हुआ, यानी इनिशियल टाइम पर क्या हो गया, उसका इनिशियल टाइम पर जो इसका मास था वो m था, वेलोसिटी कितनी थी, v। कुछ टाइम बाद, यानी p फाइनल की बात करता हूँ या कुछ टाइम बाद की बात करता हूँ, तो मास में क्या आ गई, कमी आ गई। मास कम होकर कितना हो गया, m माइनस का डेल एम हो गया, और m माइनस का डेल एम हुआ तो उसको वेलोसिटी बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस का डेल v हो जाएगा। और यहाँ पे जो फ्यूल का वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, u।
तो ये कैसे वर्कआउट करता है, तो इसके बेस में कुछ थ्योरी लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि रॉकेट की गति की व्याख्या न्यूटन के तीसरे नियम से की जाती है। क्या की जाती है? न्यूटन के तीसरे नियम से की जाती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो कहता है रिएक्शन और प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे मुझे पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं क्रिया करता हूँ तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द मोशन ऑफ ए रॉकेट इज एक्सप्लेन्ड बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी जो भी रॉकेट की स्पीड का डिस्कशन होता है उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें नीचे से फ्यूल जितनी मात्रा में निकलेगा, जितनी वेलोसिटी से निकलेगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से निकलेगा, जितनी u की मान ज़्यादा होगा उतना ही v उसका क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे फ्यूल ज़्यादा मात्रा में निकलेगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रॉकेट ऊपर की ओर ज़्यादा गति करेगा। तो लिख रखा है सेकेंड कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है। तो ये मुझे पता है कि ये किसका कंसेप्ट है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ का कंसेप्ट है कि यदि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्रिया करता हूँ तो उसकी प्रतिक्रिया होना निश्चित है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसके आधार पर ही रॉकेट की गति क्या हो जाती है? करने के लिए रॉकेट को क्या मिलता है? फोर्स मिलता है, यानी रॉकेट को क्या मिलेगा? बल मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि रॉकेट को यदि ऊपर की ओर जाएगा तो न्यूटन्स के तीसरे नियम के बेस पे रॉकेट को फोर्स अचीवमेंट होता है, यानी रॉकेट को जो फोर्स मिलेगा वो न्यूटन्स के तीसरे नियम के बेस पे फ्यूल के कंसेप्ट से क्या मिलेगा? रॉकेट को फोर्स मिलेगा। फिर मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन, यानी अपने पास एक्शन होगी तो उसका ही ऑपोजिट पार्ट में क्या होगा? रिएक्शन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द रॉकेट गेट्स द फोर्स टू मूव, ऑन द बेसिस ऑफ दिस द रॉकेट गेट्स द फोर्स टू मूव। ठीक है, माना कि टी समय में रॉकेट का जो वेग है वो क्या मान रखा है अपन ने? v मान रखा है, यानी जो रॉकेट की वेलोसिटी इनिशियल मान रखी है वो क्या मान रखी है? v वेग है और t टाइम है, और द्रव्यमान इसका कितना है? m है। तो इसका जो मास कंसेप्ट है वो कितना है? m। कुछ समय पश्चात रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। रॉकेट क्या करता है? ऊपर की ओर गति करता है, और उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है? कुछ कमी हो जाती है। तो वो कमी कितनी होती है? वो कमी होती है डेल एम। तो वहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो मास में कमी होगी वो कितनी होगी? डेल एम होगी। ऐसे ही अपने पास रॉकेट के वेग में वृद्धि हो जाती है, और मुझे पता है कि रॉकेट के वेग में यदि वृद्धि होती है तो वो कितनी होगी? अपने पास डेल वी होगी। तो रॉकेट में मास में कमी तो डेल एम होगी, और वेग में वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होगा या इंक्रीज होगा वो क्या होगा? वी से होकर क्या हो जाएगा? वी प्लस डेल वी हो जाएगा। तो रॉकेट में वेग से गैस के रूप में, तो रॉकेट में यू वेग से गैस के रूप में ईंधन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? तो अपन ने देखा कि जो फ्यूल बाहर निकलेगा वो u वेलोसिटी से निकलेगा, और u वेलोसिटी से यदि कोई फ्यूल बाहर निकलता है तो उसको रॉकेट को क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी या फोर्स मिलेगा, जिसके कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाता है और वेग बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे फ्यूल बाहर निकलेगा तभी अपने पास द्रव्यमान में कमी और वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ सकता है, बिना फ्यूल के नहीं आ सकता। कोई भी रॉकेट बिना फ्यूल के ऊपर नहीं जा सकता। तो जैसे जैसे फ्यूल बाहर निकलेगा, जितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो रॉकेट कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर गति करेगा। क्लियर? लेट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट टाइम बी v, यानी t टाइम में जो रॉकेट की वेलोसिटी है वो क्या है? अपने पास v है। तो मैं लिख सकता हूँ कि t टाइम में रॉकेट का जो वेलोसिटी वेग है वो क्या है? v, और उसका जो मास है वो क्या है? m है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द रॉकेट मूव अपवर्ड डायरेक्शन देयर इज सम डिक्रीज ऑफ इट्स मास, यानी इसका मास में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इंक्रीजेज, द फ्यूल कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द गैस ड्यू टू द वेलोसिटी u। यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म में क्या लगा लेना आप? u लगा लेना। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? वेलोसिटी के ब्रैकेट में लगा लेना कि कौन सी वेलोसिटी है? u। इन द रॉकेट ड्यू टू विच द मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीज एंड द वेलोसिटी ऑफ इंक्रीज। तो यहाँ पे मेरे पास दो ही कंसेप्ट है, मास में कमी होना और वेलोसिटी में वृद्धि होना। तो यहाँ पे देखो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सबसे पहले अपन के पास मास में क्या होती है? कमी होती है। तो इसमें जो मास था, जो भी अपन ने इनिशियल कंडीशन ली थी, इनिशियल कंडीशन में क्या हो गया? जो मास m था वो कम होकर कितना हो गया? m इज इक्वल टू कितना हो गया? डेल m हो गया। और जो वेलोसिटी v थी वो कितनी हो गई? अपने पास v प्लस का क्या हो जाएगा? अपने पास डेल v हो जाएगा। यानी वेलोसिटी में कुछ इंक्रीज हुई है और मास क्या हुआ है? यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो इसके बेस पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन को करने की ट्राई करता हूँ। क्या करता हूँ? यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं।
तो मैथमेटिकल डेरिवेशन के बेस पे मुझे क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट टर्म निकालनी है मुझे कि रॉकेट पर लगने वाला जो बाह्य बल होता है वो कितना होता है, यानी रॉकेट कितने फोर्स से ऊपर जा सकता है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो यदि मैं रॉकेट के बाह्य बल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, रॉकेट के बाह्य बल की बात करता हूँ, तो उस बाह्य बल में क्या आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट को एक ही निकाय के दो भागों में विभाजित किया गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण नियम से रॉकेट के एक भाग को ही दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित होने का मीनिंग क्या है कि इसमें ये कंसेप्ट है कि अपने पास जब भी रॉकेट ऊपर जाता है और उसके नीचे से फ्यूल बाहर निकलता है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि ये जो अपना डायग्राम था, ये वाला जो डायग्राम था, इस डायग्राम में अपन ने क्या किया कि जो ये वाला कंसेप्ट जब वो ऊपर की ओर मूव करता है तो वो एक पार्ट हो गया, और जो फ्यूल नीचे की ओर पीछे बैकवर्ड साइड में निकलता है वो क्या हो गया, उसका सेकेंड पार्ट हो गया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोमेंटम कंजर्वेशन से रॉकेट था, उस रॉकेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यदि मैं यहाँ पे न्यूटन्स का सेकंड लॉ लिखता हूँ तो मुझे पता है कि चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। तो पहले का जो मोमेंटम था वो अलग होगा, बाद का मोमेंटम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 यदि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ से मुझे 2 टर्म निकालनी होगी। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ न्यूटन्स का सेकंड नियम, यानी 4 न्यूटन सेकंड लॉ। क्या हो जाएगा, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि मेरे पास जब भी F है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बाह्य बल हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी पी अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई, इसको मैं इस पार्ट में लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ टी एफ माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे टी आई। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी चेंजेज आएगा वो क्या आएगा अपने पास, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और यहाँ पे जो एफ होगा वो एफ क्या होगा अपने पास, बाह्य बल होगा। क्या होगा अपने पास, बाह्य बल होगा। तो यहाँ पे मैं पहले तो ये 2 टर्म लिखूंगा कि अंतिम संवेग कितना होता है और प्रारंभिक संवेग कितना होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों टर्म डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या, अंतिम संवेग, यानी क्या हो जाएगा अपने पास, फाइनल मोमेंटम। क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। यदि मैं फाइनल मोमेंटम की टर्म लिखता हूँ तो आप लिख सकते हो कि पी एफ किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो पी एफ होगा वो होगा अपने पास क्या, मुझे पता है कि किसी का भी मोमेंटम होता है वो क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम बी होता है। मोमेंटम क्या होता है अपने पास, पी इज इक्वल टू एम बी होता है। यदि इस मोमेंटम की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, यदि इस मोमेंटम की बात करता हूँ पी एफ की, तो पी एफ इज इक्वल टू एम वी होता है। बट कौन सा मोमेंटम है, पी फाइनल मोमेंटम है। तो मुझे पता है कि मोमेंटम मुझे लिखना है फाइनल वाला। तो इसमें क्या हुआ, मास में कुछ कमी आ गई, यानी ये वाली टर्म क्या आएगी, एम माइनस का डेल एम आएगा। तो एम की जगह तो क्या आ जाएगा अपने पास, एम माइनस का डेल एम, यानी मास में इतना कम हुआ फाइनल में। और P इक्वल टू एम वी होता है तो एम की जगह तो ये आ गया, और V की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, V प्लस का क्या आ जाएगा अपने पास, डेल V आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, एम माइनस का डेल एम, V प्लस का डेल V। और इसका जो फाइनल वेलोसिटी में जो अपने पास U था, U क्या था, फ्यूल का वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल था। तो U वेलोसिटी जब भी बाहर निकली तभी अपने पास ये कंसेप्ट आया, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं था। तो जैसे जैसे अपने पास P फाइनल वाला कंसेप्ट भी, यानी जो फ्यूल बाहर निकल रहा है U वेलोसिटी से,
उसका भी जो कंसेप्ट आएगा वो किस में आएगा, फाइनल के अंदर ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास डेल एम और साथ में क्या हो जाएगा यू। यानी क्या हुआ कि टी टाइम बाद जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई वो इतनी हुई, मास में जो डिक्रीज आया वो इतना आया, यानी पी फाइनल वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक ये टर्म हो जाएगी। और ये जो डेल एम है, डेल एम यानी मास में कुछ कमी हुई, यानी डेल एम फ्यूल वहाँ से बाहर निकल चुका। जब भी डेल एम फ्यूल यू वेलोसिटी से बाहर निकलता है तो उसका ये वाली टर्म मिलती है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, पी फाइनल हो जाएगा। एज इट इज मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, पी इनिशियल लिखता हूँ। तो मुझे पता है कि जो पी इनिशियल वाली टर्म है वो कितनी है अपने पास, एम बी है। तो ये तो हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अपने पास तीन टर्म हो गई, पी एफ माइनस पी आई, टी एफ माइनस टी आई, डेल एम यू, ये पी एफ हो गया और ये क्या हो गया अपने पास, पी आई हो गया। अब मैं ये दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकता हूँ। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, तो ये वाली टर्म बनेगी अपने पास क्या, तो ये वाली टर्म बन जाएगी अपने पास एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, पी एफ। तो पी एफ की ये वाली टर्म हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, एम माइनस का डेल एम, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास v प्लस का डेल v, ये वाली टर्म हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा अपने पास डेल एम यू, ये वाली टर्म हो जाएगी, और माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का पी एम वी हो जाएगा। क्लियर। और अपॉन में यदि मैं टाइम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, टाइम की बात करता हूँ, तो टाइम में कैसे चेंज आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि टाइम टी एफ अपॉन में टी आई, टी एफ क्या हो जाता है अपने पास, तो टी एफ की जगह तो रहेगा अपने पास क्या, टी प्लस का डेल टी, यानी टी फाइनल क्या हो जाएगा अपने पास, टी प्लस का डेल टी माइनस का टी। तो अपने पास टी टाइम में, यानी टाइम क्या हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, बढ़ने के साथ जो फ्यूल का जो इनिशियल टाइम था वो क्या हो जाएगा, टी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो टी एफ था वो तो टी प्लस डेल टी है, और जो टी आई है वो क्या है, टी है। तो यहाँ से टी से टी क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इस टी से टी कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या रहेगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम माइनस का डेल एम, साथ में हो जाएगा अपने पास क्या, v प्लस का डेल v, और माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास डेल एम u, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास एम वी, और अपॉन में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, डेल टी, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मैं लिख सकता हूँ, इसको ही मैं थोड़ा सा सॉल्व करके क्या निकालता हूँ, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू निकालता हूँ। तो इसकी एफ एक्सटर्नल की वैल्यू निकाले तो कैसे होगी, तो देखो इसमें मल्टीपल होगा किसका, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम का वी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, एम वी वाली टर्म हो जाएगी, एम का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एम डेल वी हो जाएगा। ऐसे अपने पास इसका मल्टीपल होगा तो डेल एम वी हो जाएगा। ये जो मास ले रहे हैं वो सारे कैपिटल के टर्म में ही है, डेल एम और साथ में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, डेल एम और साथ में हो जाएगा डेल वी, माइनस का क्या हो जाएगा, डेल एम और यू, और ये सॉरी प्लस का, और माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास एम वी, और अपन में जो टाइम वाली टर्म आएगी तो टाइम वाली टर्म क्या हो जाएगी, ओनली फॉर डेल टी। अब देखो यहाँ से एम बी से एम बी वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो एम बी से एम बी वाली टर्म भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कैंसिल आउट। तो ये वाली जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी अपने पास, वो बनेगी अपने पास एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एम डेल वी, साथ में हो जाएगा माइनस का डेल एम वी, माइनस का हो जाएगा अपने पास डेल एम डेल वी, और प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, डेल एम और यू, और अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास, डेल टी। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो डेल एम और डेल वी है, क्या है अपने पास, डेल एम और डेल वी है, क्या मैं इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकता हूँ क्या, देखो डेल एम क्या बताता है, मास में कुछ चेंजेस बता रहा है, डेल वी भी क्या बता रहा है, मास में कुछ चेंजेस बता रहा है, और यदि स्मॉल चेंज मानता हूँ, डेल का मतलब होता है कि स्मॉल चेंज, यदि स्मॉल चेंज और स्मॉल चेंज का यदि मैं मल्टीपल करता हूँ तो और छोटी टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डेल एम क्या बताएगा, यहाँ पे डेल एम द्रव्यमान में परिवर्तन को शो कर रहा है, क्या हो जाएगा, डेल एम द्रव्यमान में परिवर्तन को व्यक्त करता है, और क्या हो जाएगा अपने पास, डेल वी वेग में परिवर्तन को व्यक्त करता है, वेग में परिवर्तन को व्यक्त करता है। यदि ये दोनों में ऐसे ही आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल एम और डेल वी ये वाली जो टर्म है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, नेगलेक्ट कर लेता हूँ, यानी क्या कर लेता हूँ, नगण्य मानने पर। तो नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली जो टर्म है वो हो जाएगी एम डेल वी,
यहाँ पे हो जाएगा डेल एम वी, माइनस का डेल एम और डेल वी यहाँ से हट जाएगा, तो अपने पास जो टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, तो ये वाली जो टर्म रहेगी एफ एक्सटर्नल की, तो वो हो जाएगा अपने पास क्या, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू या एफ वायबल इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एम डेल वी अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा अपने पास डेल एम अपॉन में डेल टी और साथ में क्या हो जाएगा वी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ये वाली टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एम और साथ में डेल टी और साथ में क्या हो जाएगा यू, यानी अपने पास क्या आएगी, ये तीनों टर्म आएगी, क्या आ जाएगी अपने पास एम डेल वी, साथ में हो जाएगा डेल एम और ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये जो तीनों टर्म है वो क्या क्या डिफाइन कर रही है, जो ये वाली टर्म है वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज है, ये वाली जो टर्म है मास का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज है, और ये वाली टर्म है वो भी क्या बता रही है यहाँ पे, मास का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, चेंज है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है इस टर्म को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो भी अपने पास ये दोनों टर्म आई है, इस दोनों टर्म को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कैसे, कि ये वाली जो टर्म है जैसे कि अपने पास डेल एम अपॉन में डेल टी है, ये बता रहा है अपने पास समय के सापेक्ष यानी टाइम के रेस्पेक्ट में मास में चेंज, समय के सापेक्ष द्रव्यमान में परिवर्तन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में परिवर्तन। ऐसे अपने पास जो डेल वी अपॉन में डेल टी है, तो वो आया अपने पास डेल वी अपॉन में डेल टी, तो ये क्या हो जाएगा, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, क्या हो जाएगा, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। क्लियर। तो एक तो हो जाएगा समय के सापेक्ष द्रव्यमान में परिवर्तन और एक हो जाएगा समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी ये वाली टर्म होती है तो अपने पास इन दोनों टर्म को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिखूँ, यानी इस एफ एक्सटर्नल को मैं वेक्टर टर्म में लिख सकता हूँ, तो ये वेक्टर टर्म क्या आएगी, तो एफ एक्सटर्नल सदिश रूप में लिखते हैं, तो एफ एक्सटर्नल वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एम एज इट इज डेल वी अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास डेल टी हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा अपने पास डेल एम अपॉन में क्या हो जाएगा डेल टी हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा वी वेक्टर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा अपने पास डेल एम अपॉन में डेल टी हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा यू वेक्टर हो जाएगा। यानी जो जो वेलोसिटी थी वहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, वहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे जो अपना ये वाला माइनस थोड़ी चल रहा था आगे, देखो एक बार ये वाली जो टर्म थी अपने पास, देखो डेल एम यू ये प्लस था, ये वाला नेगलेक्ट हो गया था, केवल ये माइनस चल रहा था, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या है अपने पास प्लस है, जो ये वाली टर्म है वो क्या है अपने पास प्लस है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि ऊपर प्लस चल रहा है, ये भी प्लस था, तो यहाँ पे ये वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी प्लस। यानी अपने पास वेलोसिटी में जब भी रॉकेट को कितना फोर्स मिलेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना मिलेगा, तो रॉकेट को इतना फोर्स मिलेगा। वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, मास का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज और मास का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, तो हम जानते हैं कि रॉकेट क्या करता है, ऊपर की ओर गति करता है, तो इसमें ये क्या होगा परिवर्तन होगा। तो ये तो इसकी एक तरीके से यदि आपको एग्जाम में वेक्टर टर्म पूछता है तो आप वेक्टर टर्म को इस तरीके से लिख सकते हो, क्या कर सकते हो लिख सकते हो। अब मुझे पता है कि जब भी रॉकेट गति करेगा, क्या करेगा, जब भी रॉकेट गति करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जब भी रॉकेट गति करता है, क्या करता है, जब भी रॉकेट गति करता है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है, रॉकेट जब भी ऊपर की ओर गति करता है तो इसमें क्या होगा, तो मुझे पता है कि हम जानते हैं कि समय के साथ वेग और द्रव्यमान क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इस टर्म से भी लिख सकते हो कि समय के साथ वेग तथा द्रव्यमान परिवर्तित होते हैं। वेग तथा द्रव्यमान क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। और परिवर्तित हो गए तो मुझे पता है कि t के सापेक्ष वेग का तो मान बढ़ता है, तो t के सापेक्ष वेग का मान बढ़ता है,
टी के सापेक्ष वेग का मान बढ़ता है और टी के सापेक्ष जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, कम होता है। यदि वेग का मान बढ़ेगा तो मैं लिख सकता हूँ कि डी वी बाई डी टी, या फिर मैं लिख सकता हूँ डेल वी अपॉन में डेल टी क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा अपने पास, ये वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, तथा टी के सापेक्ष द्रव्यमान में कमी आती है, टी के सापेक्ष द्रव्यमान में क्या आती है, कमी आती है। और मैं लिख सकता हूँ कि यदि टी के सापेक्ष द्रव्यमान में कमी आएगी तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी द्रव्यमान में कमी आएगी क्या हो जाएगा अपने पास, द्रव्यमान में कमी आएगी, अतः तो डी वी या फिर मैं लिख सकता हूँ डेल एम अपॉन में डेल टी क्या होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा, क्योंकि कमी को कौन बताएगा, माइनस साइन बताएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसके अकॉर्डिंग जो डेल वी अपॉन में डेल टी है वो तो क्या रहेगा अपने पास, पॉजिटिव रहेगा, और जो अपने पास डेल एम माइनस का यहाँ पे क्या है अपने पास डेल एम अपॉन में डेल टी है ये क्या रह जाएगा अपने पास, माइनस साइन के साथ रहेगा। यानी ये माइनस साइन क्या बताएगा, यहाँ पे द्रव्यमान की कमी को बताएगा और वेग क्या होगा अपने पास, बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो भी टर्म थी यहाँ पे जो अपना एफ एक्सटर्नल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ या साइन कन्वेंशन से उसको चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि टी के सापेक्ष जो भी वेग होगा तो वो क्या होगा, टी के सापेक्ष वेग बढ़ता है, यानी ये वाली टर्म पॉजिटिव में आएगी और ये वाली टर्म नेगेटिव में आएगी। तो देखो यहाँ पे जो अपने पास एफ एक्सटर्नल था इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। क्या था अपने पास, जो एफ एक्सटर्नल था, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या था अपने पास, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू था अपने पास क्या, एम। तो ये एम ऐसे का ऐसे, अब मेरे पास क्या है डेल वी अपॉन में डेल टी, तो डेल वी तो बढ़ ही रहा है, तो ये तो क्या है पहले से पॉजिटिव है, कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि ये क्या बता रहा है, पहले से पॉजिटिव ही बता रहा है। सेकेंड टर्म क्या है, डेल एम बाई डेल टी, यानी मास में कमी है, तो यहाँ पे मास की कमी को क्या करना है, मुझे नेगेटिव साइन से रिप्लेस करना है। और जब भी मैं इसको नेगेटिव साइन से रिप्लेस करूँगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, डेल एम बाई डेल टी, और कौन सा आ जाएगा, माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन में डेल टी, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, वी वेक्टर हो जाएगा। फिर अपने पास हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या है डेल एम बाई डेल टी कमी को बताता है, और यहाँ से मैं इसको रिप्लेस करूँगा इसकी जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एम अपॉन में डेल टी माइनस का, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा। यानी अपने पास जो भी फाइनल टर्म आएगी वो ये टर्म आएगी। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जब भी मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई करता हूँ, कौन सी, डेल टी रेज टू जीरो, लिमिट डेल टी रेज टू जीरो लगाने पर, यानी तीनों ही टर्म में यदि मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये जो डेल वाली टर्म है मुझे पता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मुझे पता है कि जो डेल वी अपॉन में डेल टी है, और यदि मैं लिमिट डेल टी रेज टू जीरो अप्लाई करता हूँ तो ये वाली टर्म क्या बन जाती है, डी वी अपॉन में डी टी बन जाएगा। ऐसे मेरे पास जो डेल एम अपॉन में डेल टी है, यानी लिमिट डेल टी रेज टू जीरो अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल एम अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी एम अपॉन में क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा कि मैंने कैसे इसको साइन को कन्वर्ट किया। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैंने साइन को पॉजिटिव बना दिया, वेलोसिटी घटेगी, यदि मास कम होगा तो वहाँ पे उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपने पास, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, यहाँ पे यदि मैं लिमिट अप्लाई लगाता हूँ तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी, प्लस का हो जाएगा अपने पास वी ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास डी एम अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी, और साथ में क्या हो जाएगा माइनस का डी एम अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी, और साथ में क्या हो जाएगा, यू। तो यहाँ पे ये वाली क्या हो जाएगी, टर्म हो जाएगी। यदि आप वेलोसिटी में वेक्टर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो ये तीनों ही क्या है, वेक्टर टर्म है। अब देखो इसमें जो ये वाली फर्स्ट दो टर्म है, क्या है अपने पास, ये वाली दोनों टर्म है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर में। यदि मैं यहाँ से ये दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म में यू वी से इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी अपॉन में डी टी, साथ में हो जाएगा एम वी, लिख सकता हूँ। यानी क्या होगा, एक बार मास के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, v कांस्टेंट रहेगा, दूसरी बार में v का डेरिवेटिव होगा, m कांस्टेंट रहेगा। यानी इन दोनों टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, डी एम अपॉन में डी टी, और साथ में क्या हो जाएगा, u।
तो लास्ट में जो अपनी टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी अपॉन में डी टी, क्या हो जाएगा अपने पास, डी अपॉन में डी टी, साथ में हो जाएगा एम वी वैक्टर माइनस का यू वेक्टर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी एम अपॉन में डी टी, यानी क्या बनेगी अपने पास, ये वाली टर्म बन जाएगी। तो ये अपने पास जो टर्म है वो इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो टर्म क्या है अपने पास कि ये वाली जो टर्म आई है डी बाई डी टी एम वी वैक्टर माइनस का क्या है यू वेक्टर और साथ में क्या है अपने पास डी एम अपॉन में डी टी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ये वाली टर्म है क्या है अपने पास, ये वाली टर्म है वो क्या बता रही है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स को व्यक्त करती है। क्या करती है, परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए। तो इस समीकरण से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि यह समीकरण परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए, यह समीकरण परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए न्यूटन्स के द्वितीय नियम को व्यक्त करता है। न्यूटन्स के द्वितीय नियम को व्यक्त करता है। क्या करता है, न्यूटन्स के द्वितीय नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। अतः स्पष्ट है कि निकाय से अलग होने वाला निष्कासित द्रव्यमान, अतः मैं लिख सकता हूँ कि निकाय से अलग होने वाला निष्कासित द्रव्यमान निकाय से अलग होने वाला निष्कासित द्रव्यमान शून्य संभव नहीं है। क्यों, क्या नहीं है, शून्य संभव नहीं है। देखो एग्जाम में जब भी आप डेरिवेशन करते हो तो इसकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखना जरूरी है। तो हर टर्म जो भी लास्ट का रिजल्ट निकलता है वो क्या मीनिंग निकालता है, क्या उसका फिजिकल मीनिंग रहता है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका जो निष्कासित द्रव्यमान है वो शून्य संभव नहीं है, यानी क्या जीरो संभव नहीं है। ये जो u है वो जीरो होना संभव नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे u नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा, u नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि यदि u जीरो हो जाता है मतलब वहाँ से कोई भी फ्यूल बाहर नहीं निकल रहा, और वहाँ से यदि कोई u में फ्यूल बाहर नहीं निकल रहा, इसका मतलब वेलोसिटी में इंक्रीज भी नहीं हो रहा, मास में कभी भी कमी भी नहीं हो रही, यानी मास का लॉस भी नहीं हो रहा, और वेलोसिटी में भी इंक्रीज नहीं हो रहा, और वो रॉकेट ऊपर की ओर गति नहीं कर रहा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब u इक्वल टू जीरो हो जाता है तो फिर अपने पास द्रव्यमान में कमी नहीं आ सकती, वेग में वृद्धि नहीं हो सकती। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली टर्म क्या है, शून्य संभव नहीं है, यानी ये हमेशा क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी, तभी मेरे पास ये एफ एक्सटर्नल फोर्स मिल सकता है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बाह्य बल है वो शून्य होना संभव नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि ये वाली टर्म जीरो पॉसिबल नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि ये वाली टर्म जीरो पॉसिबल नहीं है तो इसका जो बाह्य बल है वो भी शून्य संभव नहीं है। अतः इसका बाह्य बल शून्य संभव नहीं है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बाह्य बल शून्य संभव होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो ये वाला हो जाएगा अपने पास क्या, रॉकेट का एफ एक्सटर्नल निकालिए अपन ने, वेलोसिटी निकालिए। ठीक है, तो इस वाली क्लास में अपन ने क्या देखा कि रॉकेट कैसे मूव करता है, रॉकेट की गति कैसे होती है, रॉकेट के मास में कमी कैसे आती है, रॉकेट में वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होती है, और रॉकेट पर जो लगने वाला फोर्स होता है एफ एक्सटर्नल वो किस पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूले से आपको दिख रहा होगा कि वो किस पर डिपेंड करता है। तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला आता है, इस पर डिपेंड करता है। और मेन डिपेंडेंसी जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रोल है वो है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल का। तो यहाँ पे है अपने पास वेलोसिटी ऑफ फ्यूल का। क्लियर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ
कि रॉकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने से क्लियर हो गए होंगे कि रॉकेट ऊपर कब बढ़ता है, रॉकेट को फोर्स कहाँ से मिलता है, रॉकेट की वेलोसिटी कहाँ से मिलती है, मास में कमी कैसे आती है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी की, कि रॉकेट का जो अंतिम बुक होता है वो कैसे निकाला जाता है और कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।